दोस्तों नमस्कार। ईपी ओली रेगुलरली इंडिया में आते रहे हैं, चाहे ये प्राइम मिनिस्टर थे या अपनी पार्टी के लीडर थे या ऑर्डिनरी एमपी थे। यहाँ इंडिया में विजिट करते थे अपने इलाज के लिए और दूसरे कामों के लिए, और इंडियन गवर्नमेंट इनको बहुत असिस्ट करती थी सपोर्ट करने के लिए, और फाइनेंशियल भी इनकी हेल्प करती थी इंडियन गवर्नमेंट। ओली एक अनप्रेसिडेंटेड तरीके से इंडिया के खिलाफ कंपेन कर रहा है पिछले कुछ 1-2 महीनों से। नेपाल ने पार्लियामेंट में मैप पास किया, अलग बात है। ओली ने इंडिया पे एलिगेशन लगाई कि कोरोना वायरस इंडिया से आया, अलग बात है। उसके बाद ओली उल जुलूल स्टेटमेंट भी देते रहे। ओली ने अपनी आर्मी जो है बॉर्डर पे डिप्लॉय की इंडिया के अगेंस्ट। उसके बाद ओली ने अपने बॉर्डर पे हेलीपैड बनाया, पहली बार ऐसा काम किया है। और ओली ने दूसरी तरफ बॉर्डर के आसपास आर्मी के बंकर्स बनाए। जो ओली के ये एक्शंस हैं ये शो करते हैं कि ओली एक तरीके से चाइना को प्लीज करना चाहते हैं या इंडिया को शो करना चाहते हैं कि मैं चाइना के साथ हूं। चाइना कोई नेपाल का अलाई नहीं है, कोई डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है। क्वेश्चन ये आ गई, ये लगता है कि ओली इंडिया को हेट करते हैं, या दूसरी बात कहें कि नेपाल गवर्नमेंट इंडिया को हेट करती है, या तीसरी बात कहें कि नेपाल इंडिया को हेट करता है, क्योंकि ओली के इस एक्शन के ऊपर कोई बहुत ज्यादा अपोजिशन नहीं है नेपाल के अंदर। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो नेपाल में डेली डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, कोरोना वायरस को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया। $10 बिलियन इसके लिए रखे गए थे कोरोना वायरस के, और वहां पे ओली से पूछ रहे हैं कि ओली इसका हिसाब दे कि ये पैसे कहां खर्च किए कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए, क्योंकि नेपाल में ना तो कोई हॉस्पिटल्स बने हैं, ना कोई वहां पे बेड्स क्रिएट किए गए हैं, ना वहां को लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ना इसके लिए नेपाल गवर्नमेंट कोई टेस्ट कर रही है कि कोरोना वायरस के बारे में। लोगों को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। इसके एटीट्यूड की वजह से वहां पे लोग बड़े घबराए हुए हैं। और दूसरी बात है कि वहां मेडिसिन की भी शॉर्टेज है। दूसरी तरफ ओली अपना इलाज कराने के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। नेपालियों के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ओली अपना ट्रीटमेंट करने के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। वहां पे डॉलर्स खर्चेंगे, देश का पैसा बर्बाद करेंगे। ओली ने बार बार ये कहा कि कोरोना वायरस इंडिया से आया है, जिसकी वजह से इंडिया ने अपना बॉर्डर पार्शियली नेपाल के साथ क्लोज कर दिया। दूसरी तरफ 11 जून 2020 को जो इंसिडेंट हुई, जो नेपाल की पुलिस ने इंडियन फार्मर्स के ऊपर अटैक किया सीतामढ़ी में, इंडिया ने बॉर्डर पे अपनी चौकसी बढ़ा दी। एसएसबी की जो फोर्स है उसको ज्यादा रीडिप्लॉय कर दिया, जिसकी वजह से वहां पे जो बॉर्डर की जो क्रॉसिंग होती थी उस पे लोगों को फर्क पड़ा। नेपालियों को स्पेशली फर्क पड़ा कि वो बॉर्डर से इस तरफ आकर के यहाँ पे शॉपिंग करके अपने चले जाते थे, लेकिन अब वो लोग आ नहीं पा रहे, उनको मुश्किल हो रही है। इसकी वजह से नेपाल के अंदर जो प्राइसेस है चीजों के, वो 2 3 4 गुने 5 गुने तक हो गए। जैसे कुकिंग ऑयल वहां 200 रुपए लीटर मिल रहा था, तो आज वो 800 रुपए लीटर मिल रहा है। हल्दी जो 250 रुपए की मिल रही थी वो 800 की मिल रही है। शुगर जो है 70 की मिल रही थी 400 की मिल रही है। दाल जो है वो 150 की मिलती थी, आज वही दाल 500 से लेकर 700-800 रुपए किलो मिल रही है नेपाल में। सॉल्ट जो है वो 16 रुपए से बढ़कर के 100 रुपए तक पहुंच गया। केरोसिन जो है 400 रुपए की लीटर मिल रहा है। जीरा जो है 400 से ऊपर बढ़ के 2000 रुपए तक पहुंच गया है। काली मिर्च जो है 1600 से 3500 रुपए तक पहुंच गई है। मिर्च जो है वो 900 रुपए किलो मिल रही है। साथ में चाय जो है 1000 रुपए किलो मिल रही है, जबकि नेपाल अपनी भी चाय बनाता है। उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा, वहां पे मेडिसिन की भी शॉर्टेज है और बहुत सारी चीजों की शॉर्टेज चल रही है, और कुछ दिनों की बात है कि नेपाल की हालत बहुत बिगड़ने वाली है। दूसरी तरफ नेपाल के लोग इसलिए भी बहुत नाराज हैं कि 25,000 नेपाली जो है फॉरेन में बैठे हुए कंट्रीज के अंदर, वहां उनकी जॉब चली गई कोरोना वायरस की वजह से। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेपाल गवर्नमेंट उनको वापस लेके आए, लेकिन ना तो नेपाल के पास ये कैपेसिटी है उनको लाने की, ना नेपाल लेके आएगा। लेकिन दूसरी तरफ नेपाल इंडिया को रिक्वेस्ट कर सकता था कि जब अपने लोग लेके आता तो उनके लोग भी ले आए और इंडिया उनको ऑब्लाइज करता, लेकिन नेपाल के पास इसका मुंह नहीं है इंडिया को रिक्वेस्ट करने का, या ओली का इसका मुंह नहीं है इंडिया को रिक्वेस्ट करने का। नेपाल की टोटल पॉपुलेशन 2.8 करोड़ है, उसमें से 80 लाख नेपाली जो इंडिया में रहते हैं। नेपाल की जो एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो उनके जो लोग फॉरेन बैठे हैं उनकी रेमिटेंसेज आती हैं, और ये नेपाल की इकोनॉमी का 25% बनता है। यानी कि नेपाल की जीडीपी का जो 25% हिस्सा है, वो जो रेमिटेंसेज आती हैं फॉरेन से नेपालियों की, वो उनकी इकोनॉमी का एक मेन बेस है। 2018 में नेपाल को नेपाली रुपीज 750 बिलियन की रेमिटेंसेस आई। 50% जो रेमिटेंसेस हैं वो आती हैं गल्फ कंट्रीज से, और 30% रेमिटेंसेस है वो इंडिया से आती हैं, और बाकी उनके जो लोग बाकी जगह में बैठे हैं उन जगह उनसे आती है। दूसरी तरफ इंडिया वहां पे पेंशन देता है 1 लाख लोगों को। वो पेंशन जो है करीब करीब 25 करोड़ इंडियन रुपीज की डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उनको, जो कि नेपाल के इकोनॉमी को हेल्प भी करती है।
नेपाल की जो लोकेशन है वो है चाइना और इंडिया, जो दोनों इकोनॉमिक जायंट्स हैं उनके बीच में, लेकिन नेपाल डेवलप नहीं हो पाया। डेवलप इसलिए नहीं हो पाया कि नेपाल के पॉलिटिशियंस भी करप्ट हैं और उनके ब्यूरोक्रेट्स भी करप्ट हैं। नेपाल की जो जीडीपी है वो $29 बिलियन की है और फॉरेन एक्सचेंज जो उनके पास रिजर्व्स हैं 2018 के हिसाब से वो है $9.2 बिलियन। नेपाल के अंदर कोई भी कंट्री अपनी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वहां पे कम्युनिज्म और मॉइस घुसे हुए हैं। अगर कोई अपनी कंपनी लेकर के वहां बैठता है या कोई बड़ी कंपनी एस्टेब्लिश करता है तो ये उससे हिस्सा मांगने लग जाते हैं गन पॉइंट पे, इनके जो कम्युनिस्ट के कैडर हैं, जो मॉइस कैडर हैं। नेपाल का जो बॉर्डर है 3 साइड से इंडिया से लगता है और 1 साइड से चाइना से लगता है। इंडिया से जो बॉर्डर लगता है वो प्लेन्स है, वहां पे इजीली आना जाना हो जाता है और दोनों तरफ की जो पॉपुलेशन की जो नीड्स है वो सेम है और दोनों की पॉपुलेशन जो है सेम टाइप की उनकी हैबिट्स हैं। लेकिन जो चाइना की तरफ बॉर्डर है वो हिली टेरेन है और उसके अंदर चाइना के अंदर उस साइड पॉपुलेशन भी नहीं है। अगर नेपाल कोई अपना सामान मंगाता है इंडिया से और वही सामान अगर चाइना से मंगाता है तो उसके रेट में बड़ा फर्क है, डबल या 3 गुना पड़ जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाती है। इंडिया को क्या करना चाहिए? पहली बात तो है कि ओली से नेपाल गवर्नमेंट से बात नहीं करनी चाहिए इंडिया गवर्नमेंट को, और जैसे इंडिया गवर्नमेंट चुप बैठी है वो सबसे एक बेस्ट तरीका है इनको डील करने का। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया नेपाल की लाइफलाइन है, तो इन लोगों को देखने दो क्या लाइफलाइन है भी कि नहीं है, आप इनको जजमेंट करने दो। दूसरी तरफ इंडिया एक पॉलिसी फॉर्म करे नेपाल से डील करने के लिए, फर्म पॉलिसी हो, इंडिया ने किसको सपोर्ट करना है, कैसे सपोर्ट करना है, और इंडिया जो भी किसी को सपोर्ट करे वो कंडीशनल सपोर्ट करे। अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो इंडिया को भारी पड़ती है। और तीसरी बात यह है कि जो नेपाल के कम्युनिस्ट हैं दे आर नो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया के दोस्त नहीं है। मैं तो दूसरी बात कहूंगा कि जनरली भी देखा जाए जो नेपाल के जैसे लोग हैं, अगर आप कहते हैं कि 2.8 करोड़ में से 80 लाख लोग इंडिया में रहते हैं, सारा कुछ इंडिया पे डिपेंड करते हैं, इंडिया को गाली देते हैं, इंडिया के साथ मिसबिहेव करते हैं, और इस सिचुएशन में जो इन्होंने चाइना के साथ जब इंडिया का स्टैंड अप हुआ है, जिस हिसाब से नेपाल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लिया है और जिस हिसाब से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने मैप के ऊपर एक अपना सपोर्ट दिया बिल के अंदर, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को बड़ी जरूरत है अपनी टोटल पॉलिसी रिव्यू करने की। और मैं तीसरी बात कहूंगा कि अगर इंडिया अपना बॉर्डर नेपाल के साथ सील नहीं करता तो कम से कम ऐसी बात करे, इंडिया पॉलिसी बनाए कि वहां से जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो, फ्री मूवमेंट ना रहे, ताकि वहां के से मॉइस भी यहाँ घूमते रहें, क्रिमिनल्स भी इंडिया के अंदर घूमते रहें और फिर ये बाद में आकर के इंडिया से खाने पीने के बाद इंडिया को गाली देते रहें। बस यहीं तक बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।